नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम इनसाइट में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। कृषि सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था का आधार नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी आत्मा है। सोचिए उस किसान की मेहनत को जो दिन रात अपने खेत में काम करता है, अपने परिवार की भूख और देश की भलाई के लिए हर चुनौती का सामना करता है। लेकिन एक दौर वो भी था जब अक्सर उसकी मेहनत का फल उसे सुरक्षा और सम्मान नहीं देता था। इसी कमी को दूर करने के लिए 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY शुरू की गई थी। आज इस योजना के 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं और लगभग 25 लाख किसानों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दे चुकी है यह योजना। आज इस कार्यक्रम में जानेंगे कि कैसे ये योजना किसानों की जिंदगी बदल रही है, उनके परिवारों को सुरक्षित बना रही है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सशक्त भागीदार बना रही है। आइए आज इनसाइट में जानते हैं PM किसान मानधन योजना की 6 वर्षों की इस यात्रा को और इसके असर को। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसा विशेषज्ञ पैनल जिनके अनुभव और ज्ञान से हमें प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 6 वर्षों के इस सफर और इसके वास्तविक असर को समझने का अवसर मिलेगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं कृष्णबीर चौधरी जी, प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं SK मल्होत्रा जी, VC हैं महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा के और फॉर्मर एग्रीकल्चर कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों खास मेहमानों का। नमस्कार। नमस्कार सर। चौधरी साहब, आपसे शुरुआत करूंगी। आप सीधे किसानों की नब्ज से जुड़े हैं, किसानों के बीच आप रहते हैं और उनकी समस्याएं सुनते भी हैं। आपकी नजर में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने वास्तव में, अगर मैं बात करूं तो, छोटे और सीमांत किसानों की जिंदगी में क्या फर्क डाला है? देखिए, छोटे और सीमांत किसानों का जो अपनी आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान करने की बहुत लंबे समय से बराबर मांग चली आ रही थी कि किसानों का कोई पेंशन योजना जो है शुरू की जाए। अब ये अंशदान के आधार पर सरकार ने जो 6 साल पूरे हो गए हैं, इसमें करीब 25 लाख किसान अभी तक जो है रजिस्टर हो चुके हैं। अगर हम इसकी सच्चाई पर बात करें तो आप ये देखिए कि 18 साल से 40 साल तक की उम्र जो है उसमें 55 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में जो अंशदान होता है, बराबर का अंशदान सरकार करती है। और 60 साल उम्र होने पर 3000 रुपए प्रति माह जो पेंशन योजना की गई है और उसको 3000 रुपए मिलेंगे, तो वो एक बड़ी सहायता राशि है और उसको एक आर्थिक सुरक्षा जो है वो किसान को उस उम्र में आकर, जिस उम्र में वो काम करने की स्थिति में नहीं भी होता, बहुत बार देखा गया है, बीमारी होती है, 4 परेशानियां उसको होती हैं, तो उसको एक आर्थिक सुरक्षा दी गई है। उसे आत्मनिर्भरता, उसके मन में जो एक कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप होता है कि मुझे 3000 रुपए महीना सरकार का जो LIC की योजना है, एक तरीके से ये और सरकार ने शुरू कराई है, तो उसके लिए एक अच्छी मदद है। और इसमें एक बात और अच्छा प्रावधान किया गया है कि यदि उनका लाइफ पार्टनर उस बीच में वो एक्सपायर हो जाए तो उनके लाइफ पार्टनर को जो है 1500 रुपए महीना जो है पेंशन जो है जारी रखी जाएगी। तो ये जो प्रावधान किया गया है, इससे लाइफ पार्टनर भी सुरक्षा अपने को महसूस करेंगे कि मुझे भी सहायता बराबर मिलती रहेगी। तो ये चीजें जो है बिल्कुल काफी लंबे समय से मन में था और उसको शुरू किया गया और ये स्वैच्छिक है। और देखिए, स्वैच्छिक है, उसके बाद भी इसमें 25 लाख के करीब किसान अभी तक जो है रजिस्टर हो चुके हैं और इसमें बहुत ज्यादा लोग जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आगे आएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे उनको जानकारी मिलेगी। अभी तो इस योजना की जानकारी किसानों को बहुत कम है। अभी तो वो सब प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना तक सीमित है, अभी फसल बीमा योजना तक सीमित है, पेंशन को तो सोच रहे हैं कि कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो ये शुरुआत हो गई, 6 साल हो गए हैं, इसको थोड़ा प्रमोट करने की जरूरत है। गांव स्तर पर जो है अभी जानकारी किसानों को नहीं मिली है,
तो मेरा सुझाव ये है कि इसे ग्रामीण स्तर तक जो है, आज आपके संसद टीवी के कार्यक्रम के माध्यम से जो है इसकी पहुंच बढ़ेगी, मैं ऐसी आशा करता हूं, और किसान भाइयों को जो है इस योजना का लाभ उठाने के लिए वो आगे आएंगे। तो एक अच्छी शुरुआत और किसान के हित के लिए शुरुआत की गई है। बिल्कुल। मैं एक बार पुनः सरकार का धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाया गया, लागू किया गया है, वो बहुत सराहनीय है। बिल्कुल। मल्होत्रा सर, आपके पास आऊंगी मैं। हम कहते हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, और यहाँ पर जो किसान है वो सबसे बड़ा विकास का स्तंभ है, आधार है। और ये बात और प्रासंगिक हो जाती है जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री खुद इस बात का जिक्र करते हैं। अगर मैं हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र की बात करूं, क्योंकि आप उससे बहुत करीब से जुड़े हैं, भारत में बागवानी उत्पादन ने तो रिकॉर्ड बनाए हैं। इसे फूड प्रोसेसिंग रेवोल्यूशन में कैसे बदला जा सकता है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो बागवानी क्षेत्र का जो उत्पादन है कुल, वो बढ़ करके अभी हमारा 367 मिलियन टन हो गया है, ये बागवानी फसलों का उत्पादन, जो करीब करीब 2013-14 में ये 270 मिलियन टन होता था। तो मैं ये कहूंगा कि 90 मिलियन टन से भी अधिक जो है हमारे बढ़ोतरी हुई है। तो ये सरकार की जो भरपूर योजनाएं हैं उनका जो है किसानों तक फायदा पहुंचा है, और नई तकनीक और जो भी बनकर के सामने आई है वो किसानों तक जो है धरातल पर पहुंची है। इसीलिए हमारा उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ी है। लेकिन जैसे कि आप अब कह रहे हैं कि उसको हमें फूड प्रोसेसिंग और उससे जोड़ने की बात है, वो बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये भारत सरकार का भी संकल्प है कि हम किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाएं। तो आमदनी बढ़ाने के लिए, और जो फूड के लॉसेस होते हैं, मतलब हमारा जो कटाई के पश्चात बहुत सारा जो उत्पाद है वो नुकसान में भी चला जाता है। जो सरकारी आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं, करीब करीब 8% से लेकर के 15% जो बागवानी फसलें हैं वो खराब हो जाती हैं। तो इसीलिए फूड प्रोसेसिंग और इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, इसके माध्यम से इसको जो है बचाने की जरूरत है। क्योंकि मैं ये कहूंगा कि अगर हम कोई भी खराब होने से जो भी बागवानी के उत्पाद है अगर उसको बचाते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह से किसान के लिए अतिरिक्त उत्पादन है, वो नहीं तो वेस्ट जा रहा था। तो वो उसको संग्रह करें, उसको बचाएं, चाहे हमारे पास जो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन है उसको अपनाएं, किसानों तक जो है वो पहुंचे। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, ये सभी मिशन के कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाए हैं, जो सभी के सभी 28 जो हमारे राज्य हैं और 8 जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, सब में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन की, जैसे मैं बात कर रहा था, कटाई के पश्चात हमारी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उसमें जो है हमें अपने उत्पाद को बचाना है। जैसे कि हमें उसमें प्री कूलिंग चैम्बर और ग्रेडिंग सॉर्टिंग यूनिट, उसके बाद से उसको जो ग्रेडिंग सॉर्टिंग यूनिट है वहां भी जो है एक तरह से कूलिंग की व्यवस्था रहती है। उसके बाद से जो ये उत्पाद है वो सीधा रिफर वैन के माध्यम से दूसरी जगह पहुंचना चाहिए, तभी हम जो है उसको कम कर पाएंगे जो उसका लॉस है। तो उसके बाद से रिफर वैन के माध्यम से वो कोल्ड स्टोरेज में भी जाएगा, और बाकी जगह जहां डिस्ट्रीब्यूशन और उसका एक तरह से मैं कहूंगा जहां भी उसको ले जाना है उसको आसानी से और कम से कम लॉसेस से जो है हम उसको ले पाएंगे, जिससे कि उसकी गुणवत्ता जो है वो लंबे समय तक बनी रहेगी, और उपभोक्ताओं को एक तरह से ताजे फल, सब्जियां और अन्य जो हमारे पास मैं कहूंगा कि मसाले, प्लांटेशन क्रॉप्स, ये सभी चीजें जो है उन तक जो है सुरक्षित रूप से पहुंचेंगी। और मैं ये कहूंगा कि उसका जो उचित मूल्य है वो भी जो है किसानों को मिलेगा। तो फूड प्रोसेसिंग को भी साथ में इसलिए जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि अभी तक हमारा जितना भी उत्पाद है वो करीब करीब 7% जो है वो फूड प्रोसेसिंग में जाता है। हमें ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग में ले जाएं। अगर हम फूड प्रोसेसिंग में ले जाएंगे, क्योंकि उसमें ले जाने से हमारा जो एक तरह से मैं ये कहूंगा किसानों को कभी कभी जो मार्केट गलत का जो सामना करना पड़ता है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तो हम कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से बचाएं, फिर उसको फूड प्रोसेसिंग में ले जाएं, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाएंगे, तो निश्चित रूप से किसान की आमदनी जो है वो सुरक्षित रहेगी, और उसके जो मैं ये कहूंगा जो उसके भरपूर एफर्ट्स है, प्रयत्न है, वो बेकार नहीं जाएंगे, और उसको उचित मूल्य जो है निश्चित रूप से मिलेगा। हमें ये पूरी कड़ी को जो है अपनाने की जरूरत है।
यही मैं इस पे बात करना चाहूंगा। निश्चित रूप से आमदनी बढ़ाने की जरूरत है। चौधरी साहब, आपने इससे पहले पेंशन का जिक्र किया था। किसानों के लिए पेंशन की सोच पहले कभी गंभीरता से नहीं आई थी। आपको क्या लगता है कि जो किसान समुदाय है अब इस योजना को एक सुरक्षा कवच के रूप में देख रहा है, या अभी भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है? आपको क्या लगता है? देखिए, जागरूकता की कमी तो है, सच्चाई तो यही मैं कहूंगा कि इसमें किसानों को अभी जागरूकता की कमी। जी, अभी मैं मल्होत्रा जी को सुन रहा था, सब्जी और फलों को बचाने की आज इस देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जो नुकसान होता है वो उसी पोस्ट हार्वेस्ट पर ही होता है, और उसको बचाने के लिए जो कूलिंग चेन और एग्रो प्रोसेसिंग की बात कही, उससे निश्चित रूप में मैं कह सकता हूं किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक अच्छा संसाधन है। तो मैडम, बात यह है कि किसान को जितना आर्थिक रूप से हम मजबूत करेंगे योजनाओं के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उतना ही देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि देश में सबसे ज्यादा रोजगार के संसाधन अगर कहीं है तो वो कृषि के क्षेत्र में है, बागवानी के क्षेत्र में है, डेयरी के क्षेत्र में है, पशुपालन और मछली पालन और मुर्गी पालन के क्षेत्र में है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि छोटे छोटे देश हैं हमारे, फिलीपींस है, थाईलैंड है, मलेशिया, 90% तक जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। हम अभी बहुत लंबा सफर हमको तय करना प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। सब्जी और फलों को सड़ने से बचाने के लिए, और उसका दाम जो है किसानों को उचित मिले बाजार में, जब ज्यादा आता है तब भी बढ़ता है, और जब प्राकृतिक आपदा से होता है तब भी किसान बढ़ता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना कराई, उसे बागवानी में भी कराया है। तो योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरीके से जो पेंशन की योजना है, इस पेंशन की योजना को भी किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा इसको अपनाने के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये यंग जनरेशन के लिए शुरुआत की गई है, और यंग जनरेशन के लिए जो शुरुआत की गई है वो एक अच्छी शुरुआत है। और इसमें मेरा सुझाव ये भी है कि यदि इससे ज्यादा एक टारगेट अगर हम रखें कि अगर ज्यादा किसान इसमें किसी योजना में आना चाहता है, तो जिस तरीके से देखिए छोटी छोटी बातें हैं हम करते हैं। इफ्को ने फर्टिलाइजर बेचना शुरू किया, तो फर्टिलाइजर के हर बैग पर जो है वो इंश्योरेंस है, और वो किसान के लिए कवर करता है। इसी तरीके से हमारा दूसरे क्षेत्रों में भी जो कवरेज करने की बात है इंश्योरेंस सेक्टर में, मेरा सुझाव रहा है जो एग्रीकल्चर मशीनरी के क्षेत्र में है उसमें भी जो है इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसमें होना चाहिए, जिससे कृषि मशीनरियों से भी बहुत बार जो है नुकसान होता है, शरीर के अंगों का नुकसान हो जाता है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं पोस्ट हार्वेस्ट में जो है। तो उसके लिए भी योजनाओं की जरूरत है। और जहां तक सिर्फ और सिर्फ ये हम मानधन योजना की बात करें जी, तो ये तो एक कॉमन योजना है और सबके लिए है। तो मैं चाहता हूं कि सभी किसान भाई जो नौजवान पीढ़ी है वो इसको अपनाएं, आगे आए। और 55 रुपए बहुत छोटी सी एक धनराशि है, और 55 रुपए सरकार डालेगी 18 साल की उम्र में। तो ये तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप शहर तक आए और वापस लौट के गए तो आप उतना खर्चा कर बैठते हैं। शहर तक भी इतना खर्चा नहीं आता चौधरी साहब, शहर तक पहुंचने में भी इतना खर्चा नहीं आता। मल्होत्रा सर, आपसे जानना चाहूंगी, चौधरी साहब ने कहा कि जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। अभी तक सिर्फ 25 लाख लोग मानधन योजना से जुड़े हैं, अगर मैं किसानों के तौर पर बात करूं। आपको क्या लगता है शैक्षणिक संस्थान कितना व्यापक रोल अदा कर सकते हैं? इसे और व्यापक किया जाए, इस योजना को एक हर आम किसान तक पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या करना होगा, किन सुधारों की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये योजना का जो लाभ है वो निचले के स्तर तक जो है पहुंचना चाहिए। क्योंकि अभी जो आंकड़ा जैसे बता रहे थे कि 25 लाख जो है किसानों ने इस पे ये रजिस्ट्रेशन कराया है, इसका इम्पेनलमेंट हुआ है, एनरोल करवाया है उन्होंने अपने आप को। और शुरू में जो है ये रफ्तार धीमी रही, लेकिन उसके बाद से बहुत सारे ऐसे राज्य है वो सब जुड़ते चले गए। और जो सबसे अच्छा जो मैं ये कहूंगा कि जो जिनको हम ये कहते थे कि वो शायद धीमी गति वाले राज्य हैं, उन्होंने भी उसको अपनाया है। चाहे बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें, तो इन राज्यों ने भी इसको अपनाया है। और एक तरह से मैं ये कहूंगा कि इसका जो रुझान जो है वो बड़ा है किसानों की तरफ, उसके जो जितने बेनिफिट है, लाभ है, उसकी बताने की जरूरत है। वो कौन बताएगा? मैं ये कहूंगा कि जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है,
वो सभी जो है एक तरह से करीब करीब 732 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे सभी जो है जिलों में, कहीं कहीं किसी किसी जिले में तो दो भी है, तो वो सभी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो किसानों तक पहुंच रखते हैं। इसके बाद से जो है हमारे जितने भी राज्य है वो राज्य सरकारों के सबका कृषि विभाग, बागवानी विभाग, ये सभी भी जो है एक तरह से जागरूकता करते हैं और आत्मा कार्यक्रम है जो एक्सटेंशन का प्रचार प्रसार का कार्यक्रम काम करते हैं, उनको भी जो है आगे आकर के इसको ज्यादा से ज्यादा लाभ बताएं किसानों को और किसानों को गाइड करें कि कैसे एनरोल करें, क्योंकि इसका जो एक सिस्टम है बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया गया है जो LIC के माध्यम से, और इसको जो एनरोल करना है बहुत ही सरल प्रक्रिया है। उस सरल प्रक्रिया के बारे में बताएं कि वो कैसे आसानी से अपना पंजीकरण कर सकते हैं और उसमें जो है निधि का प्रबंधन कैसे होगा और उसके लाभ बताएं, क्योंकि वो एक तरह से सामाजिक सुरक्षा है। किसानों को एक सामाजिक सुरक्षा मिले, वृद्धावस्था सुरक्षा मिले और न्यूनतम मासिक पेंशन मिलने से उसको एक तरह से मैं यही कहूंगा कि जो एक वित्तीय स्थिरता है वो भी जो है बनी रहेगी, क्योंकि हम ये कहेंगे कि एक तरह से लिगेसी है, परंपरा है कि किसान पूरा जो है जीवन भर अपने आप को जो है समर्पित करता है खाद्य सुरक्षा के लिए, पोषण सुरक्षा के लिए, तो उसके लिए भी सरकार ने सोचा और उसी तरह की ये कल्याणकारी योजना सामने लेकर के आए जिसके बड़े अच्छे परिणाम सामने आए। और एक तरह से मैं ये कहूंगा कि किसान के लिए ये भी रहता है कि अगर वो पेंशन को अपनाता है तो वृद्धावस्था पेंशन, तो मन की एक शांति रहेगी, उसको आत्मनिर्भरता रहेगी और एक जो परंपरा है वो भी बनी रहेगी कि उसने एक तरह से कंट्रीब्यूट किसान ने किया, उसको वृद्धावस्था में सरकार जो है कंट्रीब्यूट कर रही है और 3000 रुपए प्रति माह के हिसाब से जो उसको पेंशन मिलेगी उस पेंशन से वो अपना गुजारा चला सकता है। बाद में इस तरह की कोई भी व्यवस्था, इस तरह से मैं कहूंगा ऐसी कोई परिस्थिति रहती है तो बिल्कुल निश्चित रूप से पेंशन का आपने जिक्र किया और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक सेफ्टी और सिक्योरिटी भी है और भविष्य की सोच भी है आगे। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है छोटे किसानों के लिए लगभग 3000 रुपए की गारंटीड पेंशन और पारिवारिक पेंशन कितनी बड़ी राहत देती है? क्या ये रकम किसानों की बुढ़ापे की चिंता कम करने में सक्षम है, और या आपको लगता है इसे थोड़ा और मजबूत करने की जरूरत है? आपकी सोच क्या है इस बारे में? देखिए, लघु और सीमांत किसानों को आज सबसे बड़ी मदद की आवश्यकता है जी। उनको हम जितना आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं उतना ही उनके परिवारों के ऊपर निर्भरता कम होगी और वो अपने को सम्मान के साथ अपनी जिंदगी को जी सकेंगे। उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि मुझे सरकार ने इस योजना के माध्यम से ये पेंशन की योजना दी है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, मैंने अगर देश के लिए 60 साल की उम्र तक सेवा की है तो सरकार ने भी मेरे बारे में सोचा है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सुझाव ये है कि इसको जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी हैं, इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम इसको ज्यादा ग्राम के बिल्कुल एकदम हर परिवार के स्तर तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना होगा। जितनी हमारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे ट्रेड फेयर हमारे जगह जगह प्रदेश सरकार लगाती है, और जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सही कह रहे थे मल्होत्रा जी के जो कृषि विभाग है, बागवानी विभाग है, तमाम विभागों के लोगों को ये बिल्कुल समझाने की आज आवश्यकता है और इसमें आज हमें यंग जनरेशन की आवश्यकता पड़ेगी और उन्हीं को हमें जोड़ना है। तो उसके लिए एग्रीकल्चर कॉलेजेस जितने हैं उनके माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र तो एक हमारा है ही, वो रास्ता तो हमेशा खुला हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर कॉलेजेस के माध्यम से भी हम इसे ग्रामीण स्तर पर जहां बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनकी उम्र वही है, जब वो स्टडी करने कॉलेज में आते हैं तो उनकी एज ग्रुप जो 18 साल से ऊपर आ जाता है, तो उनको भी आज जो हम जोड़ सकते हैं योजना में, उनका सहयोग ले सकते हैं। वो अपने घर वालों को बताएं, जाके उसको जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ बताएं कि ये योजना आखिर सरकार ने शुरू क्यों की है। इसलिए शुरू की है कि जब वृद्धा अवस्था होती है तो उस समय पैसे की ज्यादा जरूरत होती है और उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना है। बिल्कुल मल्होत्रा सर, यहाँ फिर एक सवाल यही आता है, कृषि अनुसंधान और जमीनी स्तर के किसान, इनके बीच एक दूरी है, इस दूरी को कम करने के लिए विश्वविद्यालयों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
आप देखेंगे कि कृषि में जो अनुसंधान है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और कृषि जलवायु आप देखोगे कि हमारे देश में जो पूरे देश को जो है कृषि जलवायु के आधार पर 15 क्षेत्रों में जो है उसको बांटा गया है। हर क्षेत्र में आप देखेंगे कृषि जलवायु का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहता है और क्षेत्र विशेष के हिसाब से जो है हमें अनुसंधान करके नई तकनीक को इजाद करने की आवश्यकता हमेशा रहती है। इसीलिए हमारे पास एक इतना अच्छा नेटवर्क हमारे देश में बना हुआ है जिसमें करीब करीब आप देखोगे कि करीब 103 इंस्टीट्यूट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हैं। इसी तरह से करीब करीब 74 कृषि विश्वविद्यालय, कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय हैं जो कि अनुसंधान करते हैं अपने अपने कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए और उनके लिए क्षेत्र जो है एक तरह से निश्चित है। तो इस तरह के जो अनुसंधान है वो क्षेत्र विशेष में बेहतर ढंग से एप्लीकेबल होंगे क्योंकि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ानी है, गुणवत्ता बढ़ानी है और साथ के साथ जो जिस तरह की समस्या आती है, चाहे कीड़े हैं चाहे उसमें बीमारियां हैं, उनको भी कंट्रोल करने के लिए जो भी एक तरह से मैं ये कहूंगा कि नई तकनीक, सुरक्षित तकनीक है, उनको जो है ला करके किसानों तक जो है पहुंचाया जाता है जिससे कि वो आमदनी में ज्यादा किसान जो उत्पादन है उसमें अधिक से अधिक जो है योगदान हो सके। तो मैं यही कहूंगा कि हमारी कृषि शिक्षा, कृषि प्रसार और कृषि अनुसंधान ये अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हम पूरे विश्व में ऐसे जाने जाते हैं कि जितना नेटवर्क भारतवर्ष के पास है शायद ही विश्व में किसी के पास हो जो कृषि के क्षेत्र में जिसके माध्यम से हम लोग जो है अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार जो है वो करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अंतिम वही बात आती है कि खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करें, हम अपनी पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करें और किसानों के लिए आय सुरक्षा भी हो। इसी तरह की तकनीक को जो है और इस तरह की सभी स्कीम है, कार्यक्रम है, उनको इंटीग्रेट करके चले। बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी साहब आप ये बताइए, एमएसपी और बाजार तक पहुंच किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या ये पर्याप्त है या कुछ और संरचनात्मक बदलावों की जरूरत आप महसूस करते हैं? देखिए, बाजार में किसानों को आज तक खड़ा नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा हमारा खामी रही है। किसान को जब तक हम बाजार में नहीं खड़ा करेंगे, उसको खुला बाजार की व्यवस्थाएं नहीं होंगी, उसका फ्री हैंड उसको होना चाहिए। कहते हैं मंडियों की व्यवस्थाओं पर निर्भर है आज भी पूरा किसान देश का जो है। और जो एमएसपी पर खरीद होती है, देखिए सरकार की सीमाएं होती हैं, सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। दुनिया आज तो वर्तमान परिस्थितियों में तो प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बंटवा रहे हैं कोविड से लेके आज तक। लेकिन व्यवस्थाओं में आज सुधार की आवश्यकता है, किसान को बाजार में खड़ा करने की आवश्यकता है, उसका भी अधिकार होना चाहिए कि जो उसकी लागत मूल्य है वो उसको मिल सके, उसको 2 पैसे का लाभकारी मूल्य जो उसको मिल सके। अभी उसकी स्थिति जो है बाजार की ताकतों पर निर्भर है और मंडी की ताकतों पे निर्भर है। वो अपने को बिल्कुल अपाहिज समझता है मंडी में जाके माल लेके जब खड़ा हो जाता है। आज वहां सुधार की आवश्यकता है। देखिए, मेरा सुझाव तो बहुत साफ है कि अभी तक जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था हम कर रहे हैं एमएसपी की, वो व्यवस्थाएं सन 67 से चली आ रही हैं। आज लंबा सफर तय किया है, आज बाजार में सुधार की आवश्यकता है। हमको करना ये होगा कि जो लागत आती है और जिस तरीके से उसको मूल्य जोड़कर हम तय करते हैं उसको एक तरीके से देखिए, अमेरिका को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, दूसरे देशों को देख लीजिए, सबने एक व्यवस्था बनाई हुई है कि एक न्यूनतम प्राइस जो इतना मिलेगा, चाहे ब्राजील में है चाहे कहीं भी है। तो हमें एक रिजर्व प्राइस की व्यवस्था खुले बाजार करके सिर्फ मंडी पर निर्भर नहीं होगा। मंडी में शोषण किसान का होता है, उस शोषण से मुक्ति के लिए मैंने कहा कि बाजार को खोलना जरूरी है। बाजार खुलेगा और किसान बाजार में खड़ा होगा, वो अपनी शर्तों पे, जब बाजार का ग्राहक ज्यादा होंगे तो उसमें उनको मूल्य जो है उत्पाद का ठीक मिल सकेगा। ये परिस्थितियां हैं और उनमें आज खुलने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि एमएसपी नहीं, देश के बाजार को एक लेवल देते हुए रबी और खरीफ का रिजर्व प्राइस की व्यवस्था करनी पड़ेगी और रिजर्व प्राइस से ऑक्शन शुरू होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो वो रिजर्व प्राइस से कम पे नहीं होगा।
60% माल तो जो है किसानों का गांव में बिकता है, जहां ना कोई मंडी है ना कुछ है, तो वहां शोषण होता है और उस शोषण को रोकने की आज आवश्यकता है। इसीलिए मेरा सुझाव है, मैंने एमएसपी कमेटी में भी ये बात कहा है कि हमको रिजर्व प्राइस की व्यवस्था देश में करनी होगी। किसान को पता होना चाहिए कि मेरे इस फसल का दाम कम से कम ऑक्शन जो होगा वो निश्चित रूप से किसान को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। आपने जिस तरह से कहा, निश्चित रूप से किसान को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। मल्होत्रा जी, बहुत कम एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर जो रुझान बढ़ रहा है, ये केवल एक ट्रेंड है या भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है? अब बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि हमें पहले तो अपना, मैं ये कहूंगा कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है कि हम अपनी जनसंख्या के लिए भोजन जो है वो उपलब्ध करा पाए। उसके बाद बात आती है, जैसे मैं ये कहूंगा वैल्यू एडिशन हम करते हैं क्रॉप में और नए नए वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन से हमारे कृषि का जो एक तरह से खाद्यान्न या सब्जियां या फल जो बन करके आते हैं, वो भी एक वैल्यू एडिशन है जब आपने ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की प्रोसेस से उसको बनाया है। तो ऑर्गेनिक की एक उभरती हुई मार्केट है विश्व में। हम ना केवल अपनी मांग को पूरा करें डोमेस्टिक मार्केट में, अपितु जो हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें भी जो है हम लोग हिस्सेदारी लें, तो किसानों को अल्टीमेटली उसका फायदा होगा। और किसान का जो उत्पाद है वो जो है एक विशेष तौर से मैं ये कहूंगा कि ऑर्गेनिक कह करके जब बिकेगा तो उसका जो है मूल्य भी जो है उसी तरह से उसको अधिक मिलेगा, बिल्कुल अलग होगा। प्रयत्न जो है वो एक्स्ट्रा रहते हैं और वो एक्सपोर्ट मार्केट को भी कैप्चर कर लेता है, तो उसमें भी जो है उसको अधिक दाम मिलेगा। लेकिन नेचुरल फार्मिंग की बात है तो मैं ये कहूंगा कि जो प्राचीन काल में जो भी हमारी खेती होती थी, वो कंदमूल और हम लोग ऋषि मुनि उन सब चीजों की बातें कर रहे थे, तो वो बहुत पुरानी बातें हैं। वो भी उस टाइम में भी प्राकृतिक खेती ही होती थी। और आज से 70 साल पहले भी देखेंगे तो हमारे पास जो हमारी कृषि की व्यवस्था थी उसमें भी हम लोग एक तरह से नेचुरल फार्मिंग पर ही आधारित थे। तो मैं ये कहूंगा कि कृषि में एक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का एक सेगमेंट हो गया, एक नेचुरल फार्मिंग का सेगमेंट हो गया। तो जो मैं ये कहूंगा कि एक जो कंज्यूमर है वो अभी एक बिल्कुल ही स्वच्छ और जो उत्पाद है, स्वच्छ उत्पाद, उनकी जो है मांग आ रही है। वो एक ऐसा वर्ग है जो उसको महंगा अगर मिलता है तो वो भी जो है उसको अफोर्ड कर सकता है। तो उसको हमें एक तरह से मार्केट अप्रोच और एक पद्धति को लेकर के जो है चलना चाहिए। और सरकार ने इस तरह के कई मिशन के कार्यक्रम भी जो है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पर भी और नेचुरल फार्मिंग पर भी जो है मिशन चलाए हैं। और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में तो अभी 30 लाख से भी जो है अधिक हमारे पास, मैं ये कहूंगा कि जो जमीन है वो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में आ गई है। और नेचुरल फार्मिंग में भी 5 लाख हेक्टेयर से भी अधिक की जो जमीन है वो नेचुरल फार्मिंग में आई है। तो इस तरह के रुझान बड़े हैं और मार्केट की व्यवस्था से उसको जोड़ने की जरूरत है, जिससे कि जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं उसको उसका जो है लाभ मिले, अधिक से अधिक लाभ मिलना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ हमें आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, एक बहुत छोटा सिंगल लाइन रिएक्शन लेना चाहूंगी। बिल्कुल क्लोजर पे आ गई हूँ, वक्त की बहुत कमी है, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी भारत की कृषि नीति को आत्मनिर्भर भारत मिशन से कैसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हम बढ़ चले हैं विकसित भारत 2025 की ओर। बहुत छोटा रिएक्शन आप दोनों का लेना चाहूंगी। जी चौधरी साहब। देखिए, विकसित भारत में जिस तरीके से हमारी उत्पादकता बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, देश की खाद्यान्न सुरक्षा जो है इस देश के अन्नदाताओं ने दी है, इसे और आगे बढ़ाना है। हमें उत्पादन लागत को कम करना है, उत्पादकता को बढ़ाना है और एग्रो प्रोसेसिंग में आगे ले जाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। यही सरकार का उद्देश्य है और सरकार ने विकास की जो गति दी है और विकास का जो रास्ता दिया है, इसी पे देश आगे बढ़ेगा। इसी में किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा, इसी में उसको बाजार मिलेगा, इसी से जान बचेगी और इसी से राष्ट्र आर्थिक रूप से मजबूत और रोजगार में। जी भारत सरकार ने इसके लिए विजन 2047 पहले ही बनाया है और कृषि के लिए भी बन चुका है। और उसमें एक तो पहली बात तो आएगी कि गुणवत्ता, हमारा जो भी उत्पाद हो उसकी गुणवत्ता उच्च हो और उसमें एक तरह से मैं कहूंगा उत्पादकता आधारित हमारी वृद्धि होनी चाहिए, क्षेत्र आधारित नहीं होनी चाहिए। दूसरा यह है कि पर्यावरण सुरक्षा, हमारे जो सीमित संसाधन है उनका समुचित प्रयोग करके जो हमें उत्पादन करना है। ये हमारा 2047 का ये लक्ष्य है कि हम ग्लोबल पावर फूड सिस्टम में कैसे बन करके आए, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। जिसके अंतर्गत जो 7 पिलर जो है पहले से कहा गया कि इरिगेशन एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है और साथ में ये कहा जाता है कि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाने हैं, हमें मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, मार्केट को मजबूत करना है, साथ में जो टेक्नोलॉजी आधारित, क्योंकि साइंस बेस्ड
खेती जो है वही हमें आगे ले जाएगी, जिसमें चाहे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात है और इस तरह के कई संसाधन हैं, और इसके जुड़े हुए साथ में जो जिसके एलाइड सेक्टर हैं एग्रीकल्चर के, चाहे मशरूम कल्टीवेशन है, बी कीपिंग है और फूड प्रोसेसिंग है, इन सबको साथ में लेकर के चलने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और किसानी और खेती पर आपने जो हमारे साथ अपने विचार साझा किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। इसी के साथ यही कहना चाहूंगी कि किसान देश की प्रगति की रीढ़ है। अगर किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।